भावनाओं को समझने के लिए शब्दों का साथ चाहिए और रिश्ता निभाने के लिए मन में विश्वास चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत से उत्साहित निर्वाचन आयोग ने दिए जम्मू कश्मीर में शीघ्र विधानसभा चुनाव करवाने के संकेत। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर में हुआ पिछले 35 वर्षों का सर्वाधिक मतदान। चक्रवाती तूफान रेमल से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में हुआ भारी नुकसान। तूफान के पूर्वोत्तर दिशा में बढ़ने और आज रात तक कमजोर पड़ने की संभावना। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी राहत भरी खबर। इस वर्ष जून से सितंबर तक मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा का व्यक्त किया अनुमान। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को 30 मई के बाद भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। देश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए सरकार हुई सख्त। एसएमएस के जरिए जालसाजी करने वालों पर कसी नकेल। 10,000 से अधिक धोखाधड़ी संदेश भेजने में इस्तेमाल किए गए एसएमएस हेडर्स की 8 प्रमुख इकाइयों को काली सूची में डाला। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य समेत हासिल किए कुल 17 पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के राष्ट्रीय शुभारंभ में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व इतिहास और राष्ट्रों के इतिहास के स्वर्णिम अध्याय हमेशा आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रहे हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण की भावना से काम करना चाहिए, जिससे आंतरिक आध्यात्मिकता की सामाजिक अभिव्यक्ति होती है। जनहित के लिए परोपकार करना सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मूल्यों में से एक है। अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है, यानी दूसरों की भलाई करना ही पुण्य है और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना पाप कर्म है। नैतिकता की इस सरल व्याख्या को अपने आचरण में ढालना आध्यात्मिक सशक्तिकरण का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। वेदव्यास की ये आध्यात्मिक शिक्षा भारतीय चेतना के मूल्यों में है और संतों ने इसे बार बार दोहराया भी है। महर्षि व्यास के कथन के कई सदियों के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, पुरोहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमई। अर्थात दूसरों के हित में कार्य करने के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधम पाप नहीं है। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉरपोरेट जगत और जन सेवकों से अपील की है कि वो अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था के विकास और इसकी राजनयिक शक्ति में भी दिखाई देगा। कर्नाटक के बेलगावी के ICMR के 18वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक ऐसी संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसमें हर भारतीय फिट और तंदुरुस्त हो। It is time that we need to focus greatly on what is already with us, our knowledge, our wisdom. When it comes to health, health of a country depends on health of the individual. You may be talented, you may be dedicated, you may be sincere, you may be hardworking, you may be earnest, you may have passion, mission, enthusiasm. But if your health doesn't help you, then you will need people to help you. You will not be able to help others.
And therefore we must in the country develop a culture that every Indian has to be fit, fighting fit, healthy, because the entire country at the moment is part of marathon march. And that march is March for Viksit Bharat at 2047. We must contain not the disease, the source of it. We must focus greatly on precaution and prevention. And that we can do by dissemination of knowledge that is already there with us right from the days of Vedas. उपराष्ट्रपति ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हम जापान और जर्मनी से भी आगे होंगे और ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उपराष्ट्रपति ने अनुसंधान एवं विकास की बड़ी भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। India's rich tapestry of traditional medicine, encompassing Ayurveda, Siddha, Unani, and Yoga, is a testament to the profound wisdom of our ancestors. They embody a perfect blend of science, philosophy, and spirituality, emphasizing the harmonious balance between mind, body, spirit, and nature. Where on the world you will find such kind of convergence, such kind of concern, such kind of sublimity in thought process? I would urge, even at panchayat level, we must have great focus on medicinal plants, on herbal plants, so that subject to weather conditions, soil conditions, climate conditions, they may flourish. At the end of the day, the plants will converge into a laboratory to give us what is our basic need. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक के बेलगावी में ही KLE एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के 14वें दीक्षांत समारोह की भी अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से कहा कि छात्रों की उच्च शैक्षणिक योग्यताएं निश्चित रूप से देश के लिए मूल्यवान साबित होंगी। वो भारत की विकासशील कहानी का हिस्सा बनेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा पेशे में और स्वास्थ्य सेवा में लगे लोगों को ईश्वर और भक्ति के सबसे करीब माना जाता है, इसीलिए मानवता की सेवा आपका प्राथमिक आदर्श वाक्य होना चाहिए। I am sure you shall not be guided by fiscal considerations while serving the humanity at large. But medical profession and those engaged in health care, health management, they are taken to be closest to God, closest to godliness. You therefore cannot be mercenaries. Fiscal considerations have to take back stage. Service has to be your primary motto. When it comes to global scenario, we stand at the forefront of global healthcare transformation. And this in our country at the moment is driven by visionary leadership, groundbreaking investments, and unwavering commitment to ensuring health and wellness of all citizens. उपराष्ट्रपति ने युवाओं को भारत की बेजोड़ ताकत बताया। उन्होंने छात्रों को हमेशा कुछ सीखते रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान, अनुभव और योगदान को समाज की बेहतरी की दिशा में केंद्रित किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने समारोह में प्रतिभावान छात्रों को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया। The knowledge you have acquired, the experience you have gained, the contribution you are going to make, have one focal point, have one test. Look at from one prism, and that is betterment of society. Research and development is backbone.
Not long ago, we were looking towards the West for research, development, that they will have a product, we will get it from them. This has to end. The ending process has already started. Let me give you 3 illustrations. India is amongst very few countries in the world, and their number is not in double digit, that are focusing on quantum computing. We have a quantum computing commission. 6,000 crores have been dedicated. Green hydrogen mission, 19,000 crores dedicated. We are focusing on disruptive technologies like the most developed countries are focusing. Machine learning, blockchain, and the kind. They have great application. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने CSIR नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा भी किया। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि इसके जरिए ही बदलाव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत अवसरों की भूमि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भारत के अंतरिक्ष की सराहना करते हुए कहा कि हमें अपने सार्वजनिक उपक्रमों पर गर्व है। In Amrit Kaal, we are seeing India's rise. The rise is unstoppable. The rise is incremental. But the kind of rise which you are defining here is a rise that the world is noticing. I can imagine, after having been to 2 important situations, we are going to be one of the top nations in the world. That India is one of the countries that are focusing on disruptive technologies as no other country is doing. There are 5-6 countries in the world focusing on that. Our quantum computing system that will be of extreme avail to you all is already in place. The government has already made allocations. We are also focusing on other disruptive technologies, and they have extreme bearing here also. Machine learning, blockchain, artificial intelligence, Internet of Things. In general perception, these technologies pose a challenge. But for you, this challenge is an opportunity. You are increasing the opportunity basket of our youth, our impressionable minds. जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त मतदान दर्ज किया गया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड टूट गया है। पहले श्रीनगर और बारामूला और फिर अनंतनाग राजौरी सीट पर इस बार काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। जम्मू संभाग में भी दोनों सीटों पर वोटिंग बहुत बेहतरीन हुई है। इसे लेकर चुनाव आयोग भी उत्साहित है और इसे विधानसभा चुनाव के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने का भी ऐलान किया है। आयोग ने कहा है कि जल्द ही राज्य में इससे जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव से शुरू हुई प्रक्रिया अब विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जम्मू के साथ कश्मीर घाटी की तीनों लोकसभा सीटों पर भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जो 2019 की तुलना में 30% अधिक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी की तीनों ही लोकसभा सीटों श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी में कुल 19.6% मतदान हुआ था, जबकि इस बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 में इन तीनों सीटों पर औसतन 50.86% मतदान हुआ है। देश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में सरकार ने SMS के जरिए जालसाजी पर नकेल कसते हुए पिछले 3 महीने में 10,000 से अधिक धोखाधड़ी संदेश भेजने में इस्तेमाल किए गए SMS हेडर के पीछे की 8 प्रमुख इकाइयों को काली सूची में डाल दिया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने गृह मंत्रालय के सहयोग से
संचार साथी पहल के जरिए नागरिकों को संभावित SMS धोखाधड़ी से बचाने के लिए 8 इकाइयों के खिलाफ ये निर्णायक कार्रवाई की है। इसके साथ ही विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि टेली मार्केटिंग गतिविधियों के लिए मोबाइल नंबरों के उपयोग की अनुमति नहीं है। यदि कोई उपभोक्ता प्रचारात्मक संदेश भेजने के लिए अपने टेलीफोन कनेक्शन का इस्तेमाल करता है तो पहली शिकायत पर ही उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा और उसका नाम और पता 2 साल की अवधि के लिए काली सूची में डाले जा सकते हैं। 8 प्रमुख संस्थाओं के साथ उनके स्वामित्व वाले 73 SMS हेडर और 1522 SMS सामग्री टेम्पलेट को भी काली सूची में डाल दिया गया है। अब इनमें से किसी भी प्रमुख संस्था SMS हेडर या टेम्पलेट का इस्तेमाल SMS भेजने के लिए नहीं किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने इन संस्थाओं को काली सूची में डालकर नागरिकों के संभावित उत्पीड़न को रोका है और साइबर अपराध के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। इस वर्ष जून से सितंबर तक मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को 30 मई के बाद भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि देश में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के दौरान 106% बारिश होने का अनुमान है। इसमें 4% की फेरबदल हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से अधिक, पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य और पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रहने की संभावना है। जून में पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के लिए पहले चरण के अनुमान में समूचे देश में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की थी और दूसरे चरण में इसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अगले 5 दिनों में मॉनसून के केरल पहुंचने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल से खासा नुकसान हुआ है। रेमल से अब तक पश्चिमी बंगाल में 6 और बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हो गई है। रविवार रात 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आया। ये तूफान का लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के 29,000 घरों को इससे नुकसान हुआ। 27,000 घर आंशिक रूप से और 2500 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 1,700 इलेक्ट्रिक पोल गिर गए, जिससे 15 लाख लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हो गए। तूफान प्रभावित क्षेत्र में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के कारण 2140 पेड़ भी धराशायी हो गए। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक समेत कुल 17 पदक अपने नाम कर लिए हैं। ये भारत का आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले पेरिस में 2023 में भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के कोबे में हुई विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पैरा एथलेटिक्स टीम की प्रशंसा की है। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य समेत कुल 17 पदक जीते हैं। भारतीय टीम पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बधाई संदेश में लिखा, मैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारे भारतीय पैरा एथलीट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन से खुश हूं। केवल 7 वर्षों में 34वें से 6ठे स्थान पर पहुंचकर उन्होंने 2024 चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रभावशाली 17 पदक हासिल किए हैं।
इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हमारे असाधारण एथलीट्स और पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करने वाले सभी लोगों को बधाई। उनका समर्पण और दृढ़ता वास्तव में प्रेरणादायक है, जो दुनिया को दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। भारतीय सेना के योद्धाओं ने पश्चिमी क्षेत्र में अनंत दृष्टि अभ्यास किया है, जहां अत्याधुनिक तकनीक और सामरिक निपुणता का तालमेल देखने को मिला है। आइए भी देखिए। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। आइए जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 28 मई साल 1883 को विनायक दामोदर सावरकर का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी आज के महाराष्ट्र में नासिक के भगूर में हुआ। सावरकर एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी थे। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व के विकास का श्रेय सावरकर को ही जाता है। सावरकर प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे जो धर्मों में पसरे रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने साल 1857 में लड़े गए पहले भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर किताब लिखी। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में ही उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। साल 1904 में गठित क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत इसका प्रमाण है। अभिनव भारत के तहत उनका एक ही सूत्र था, हिंदी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए सतत प्रयास किए, आंदोलन भी चलाए। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्षधर रहे। उन्हें कई बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सावरकर की कई किताबों ने स्वतंत्रता और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया। देश में 2026 से हाई स्पीड रेल दौड़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए टारगेट है कि सूरत और बिल्लीमोरा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड जुलाई-अगस्त 2026 में काम करना शुरू कर दे। इस क्रम में बुलेट ट्रेन परियोजना में
समुद्र के नीचे सुरंग के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली गई है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं बुलेट ट्रेन की तैयारियों से जुड़े विहंगम दृश्यों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। The 394-meter long, additionally driven intermediate tunnel, popularly known as ADIT, for the Mumbai-Ahmedabad bullet train project has been completed in a record time of 6 months. This will expedite the construction of the 21-kilometer long bullet train tunnel between BKC and Shilfata in Maharashtra. The 26-meter deep inclined ADIT will facilitate the construction of a 3.3-kilometer main tunnel through the new Austrian tunneling method out of a total length of 5 kilometers. Work is expected to be completed in about 14 months from now. It will provide direct vehicular access to the main tunnel during construction and operations. Adequate lighting, ventilation and road access have been provided in the ADIT.